Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, previous class में हमने complete किया genetics and evolution. पहला part हमने genetics पढ़ा और दूसरा part हमने evolution complete किया. Till date we have completed the unit first, that is human reproductive system and reproductive health. Then we completed genetics and evolution. Now we are starting the third unit of zoology syllabus class 12, that is ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है हेल्थ और दूसरी है डिजीज. एक है हेल्थ और दूसरी है डिजीज. यानी कि इस टॉपिक में या इस चैप्टर में या इस यूनिट में वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट लिटरली हेल्थ मीन्स और क्या होता है डिजीज. क्योंकि इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि एक इंसान कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकता है, एक इंसान कैसे अपने हेल्थ को ठीक रख सकता है, और अगर उसने कुछ या अगर बाई चांस या किसी वजह से उसका हेल्थ डिटोरेट हो रहा है तो उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे, कौन से हम कह सकते हैं कौन से ऐसे फीचर्स आ जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसको डिजीज है या ही और शी इज नॉट फीलिंग वेल. तो पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि हेल्थ क्या होता है और डिजीज क्या होता है. देखिए, नॉर्मली अगर हम किसी को बोलेंगे व्हाट इज द हेल्थ, तो हेल्थ अक्सर हम कहते हैं स्वस्थ. एक इंसान ठीक होना चाहिए, उसके जो हम कह सकते हैं बॉडी के जो पार्ट्स है, उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो ठीक होने चाहिए. जैसे मॉर्फोलॉजिकल बॉडी पार्ट्स, सपोज हमारे पास फिंगर्स है, हमारे 10 फिंगर्स है तो 10 फिंगर्स होने चाहिए. हमारे बॉडी में जो आर्म्स है, हमारे बॉडी में जो लोअर लिम्स है, हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल फीचर है, नाक है, कान है, आंख है, टीथ है, टंग है, एटसेट्रा, ये सब ठीक होने चाहिए. इंटरनली हमारा हार्ट, हमारी किडनीज, हमारे लंग्स, हमारा स्प्लीन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन एटसेट्रा, हर कुछ ठीक होना चाहिए. सपोज किसी बंदे का हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो डॉक्टर से पहले ही कहता है कि अब आपको वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिनमें फैटी चीजें ज्यादा होंगी, क्योंकि अब आपके बॉडी में जो फैट की डाइजेशन है वो इतने स्ट्रॉन्ग, उतने तेजी से नहीं होगा. सो अगर आपने फैटी चीजें खाना शुरू कर दिया, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. इसी तरह सपोज अगर कोई डायबिटिक है, उसका इंसुलिन रिलीज नहीं होता है तो उसे डॉक्टर कहता है कि अब आपको वो चीजें अवॉइड करनी है जिनसे शुगर की मात्रा या शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है. इसी तरह सिमिलरली सपोज अगर किसी बंदे की या किसी पर्सन की किडनी को निकाला जाता है तो उसे डॉक्टर कहता है कि अब आपको एहतियात बरतना होगा इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो किडनी को निकाला गया है, अब जो किडनी है, अभी तक 2 किडनियां काम कर रही थी, अब एक ही किडनी काम कर रही. लाइकवाइज. लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एक हेल्थ तब इंसान को माना जाता है, तब इंसान को कहा जाता है कि यू हैव अ गुड हेल्थ जब वो फिजिकली फिट होगा, जब उसके बॉडी का कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया, जब उसके कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज कोई ब्लाइंड है इन बॉर्न, हम कहेंगे कि वो दिखाई नहीं देता है तो हम कहेंगे फिजिकली फिट नहीं है, इसमें डिसेबिलिटी है. कोई गूंगा है, बोल नहीं पाता है. लेकिन सिर्फ इतना ही हेल्थ नहीं है. देखिए, मैं आज के दौर में आपको सिंपल से आज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ. आज हम बात करेंगे इस वक्त जो कोविड की लॉकडाउन की वजह से लोग डिप्रेशन में शिकार हो रहे हैं. लोग घरों में हो, वो फिजिकली फिट है, उनके बॉडी का कोई भी पार्ट आइसोलेट नहीं किया गया, उनके बॉडी का कोई भी पार्ट निकाला नहीं गया, वो फिजिकली फिट है, उनका कोई भी पार्ट हम कह सकते हैं डिसेबल नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी उनके बॉडी में, उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में डिप्रेशन चला गया है, वो डिप्रेस्ड है. और कुछ लोग अपने डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं. आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीनों से जो सुसाइड रेट है कश्मीर में, ये अलार्मिंग रेट है, यानी कि इंक्रीज हो रही है. और आप देखोगे एक छोटी छोटी चीजों पे लोग सुसाइड कर रहे हैं. रिसेंटली आई हर्ड कि किसी बंदे को पबजी के खेलते खेलते उसने सुसाइड किया, किसी को मोबाइल फोन नहीं मिला उसने सुसाइड किया, किसी को कुछ और इश्यूज थे फैमिली के साथ तो उसने सुसाइड की. एक बच्चे ने इजहार किया क्योंकि उसकी माँ ने उसके साथ किसी चीज पर झगड़ा किया था. और ये कौन सुसाइड कर रहे हैं? यंग एज के पीपल, ये मैच्योर्ड पीपल नहीं है.
ये वो लोग हैं जो एडोलसेंस एज में है, ये वो लोग हैं जो टीन एज में है। मींस उनको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, मींस उनका अपना जो दिमाग है, उनका जो ब्रेन है, उस पर उनको कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर जो डिप्रेशन होता है, वो इस डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उस डिप्रेशन की हद कहां ले जाते हैं उनको? सुसाइड की ओर। इतना ही नहीं, जिन लोगों में सुसाइड करने की हम कह सकते हैं हिम्मत नहीं है, वो लोग किसी और चीज में मुलविस होता है, ड्रग्स में मुलविस हो सकता है, अल्कोहलिक में, टोबैको में, या किसी और गलत एक्टिविटीज में। तो दैट मीन्स अगर हम ये कहेंगे कि इंसान, वो लोग फिजिकली फिट होते हैं, उनका कोई पार्ट बॉडी का नहीं निकाला गया, लेकिन उनके बावजूद वो हम कह सकते हैं वो डिजीज है, क्योंकि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा और उनके जो इमोशंस है, उनके जो बिहेवियर है, वो एंटायरली डिफरेंट है। तो सिर्फ ये कहना कि एक इंसान फिजिकली ठीक होगा, दिस द हेल्थ नहीं। फिजिकल के साथ साथ इंसान का जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो मस्ट है। इंसान मेंटली पावरफुल होना चाहिए, इंसान मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, इंसान मेंटली स्टेबल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी उसकी नोटिफिकेशन तो नहीं आई है। सिर्फ जेके बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि आप लोगों का आप सबमिट कीजिए अपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म्स। आप लोग चकरा गए। कुछ लोग मुझे कॉल करें, सर अगर हम ड्रॉप करेंगे, कुछ कहते हैं सर हम रेडी नहीं है। सो दैट मीन्स इस मामूली चीज की वजह से जो ब्रेन के अंदर का डिप्रेशन हो गया है, यू हैव टू कंट्रोल इट। अगर आपने इस डिप्रेशन पे फतह पाया, अगर आपने इस डिप्रेशन को कंट्रोल किया, अगर आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से ओवरकम किया, व्हाट वी कैन से दैट यू आर मेंटली फिट। तो सिर्फ इतना ही कहना कि एक इंसान फिजिकली फिट होगा, इतना ही हेल्थ है, नो। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है दैट सोशल, हाउ यू, क्योंकि इंसान को कहा गया है अशरफुल मखलूकात, सारे मखलूक पे इसे टॉप मोस्ट लेवल पे तरजीह दी गई है। इतना ही नहीं, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, उसे समाज में रहना है, वो अकेला नहीं रह सकता है। आज आपने ये भी देखा होगा, बिफोर कोविड-19 लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना चला रहा था, लोग जाते थे, बातें करते थे, जॉब करते, स्कूल जाते थे, काम करते थे। लेकिन ड्यू टू दिस लॉकडाउन, मजबूरी के सबब लोगों को लॉक किया गया इनसाइड देयर रूम्स, इनसाइड देयर होम्स, इनसाइड देयर हाउसेस। उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए और मेल्स तो इतने डिप्रेशन के शिकार हो गए कि उन्हें अपना डिप्रेशन, उनके जो माइनर यानी कि उनकी जो बेटर हाफ है, यानी कि जो बीवियां है, बच्चों पे है, पेरेंट्स पे है, उन पे उतारना शुरू कर। चलो, या उन्होंने इसका जो डिप्रेशन का जो लेवल है, एक मेल के अंदर जो डिप्रेशन है, या एक फैमिली के अंदर जो डिप्रेशन है, एक पर्सन के अंदर जो डिप्रेशन है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, उसने उस डिप्रेशन का जो है किस पे ये उतारा? अपने नेबर्स पे। हाउ यू विल बिहेव विद योर नेबर्स, how you will behave with your better half, how you will behave your partner, how you will behave your students, how you will behave your kids, how you will behave your parents, how you will behave your relatives, how you will behave in a society. That is the social stability. एक इंसान को यहां देखा जा सकता है। अगर एक इंसान को परखना है, उसकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उसके मेंटल फिटनेस को भी देखिए, मेंटल फिटनेस के साथ साथ उसके सोशल फिटनेस को भी देखिए, यानी कि सोसाइटी में वो किस तरह बिहेव करता है, सोसाइटी में वो चलता तो चलता कैसे। जब वो एक इंसान नमाज के लिए जाता है, जब वो रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए जाता है, तो वहां पे वो किस तरह पेश आता है। जब वो सुबह उठता है, वो अपने नेबर्स के साथ किस तरह पेश आता है। जब वो सुबह उठता है, तो वो अपने पेरेंट के साथ किस तरह पेश आता है। जब वो सुबह उठता है, तो अपने किड्स के साथ किस तरह पेश आता है। जब वो सुबह उठता है, तो अपने बेटर हाफ के साथ किस तरह पेश आता है। जब वो सुबह उठता है, तो जो सोसाइटी, विलेज, टाउन, गांव में अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके साथ कैसे पेश आता है। दिस शोज सोशल स्टेबिलिटी। सपोज कोई बंदा अल्कोहलिक है, ड्रिंकिंग करता है, उसको लगता है कि मैं ड्रिंकिंग करता हूं, लेकिन अब वो इतनी ड्रिंकिंग करता है कि वो जब बाहर निकलता है रोड्स पे, कैसे कोचू में उसका बिहेवियर निकलता है, उसके मुंह से गंदी बू आ जाती है। उसने वो हम कह सकते हैं खुले आम वो अल्कोहलिक करता है या ड्रिंकिंग करता है, उसका इंपैक्ट उसके नेबर पे है। या सपोज किसी फैमिली के अंदर, किसी घर के अंदर हर दिन झगड़ा होता है, तो उनके नेबर्स उसकी वजह से परेशान है।
एक बंदा जब टीवी देखता है, जब वो वॉच करता है न्यूज, मूवीज और एनी अदर एंटरटेनमेंट थिंग्स, लेकिन उसने टीवी का वॉल्यूम इतना बड़ा रखा है कि उसके सराउंडिंग में नेबर है, जो कोई बंदा बीमार होता है उसके नेबर में, या कोई बंदा नेबर में वो पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस टीवी के शोर की वजह से उनको डिस्टर्ब होती है। और जब नेबर उस बंदे को बोलता प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम लो रखिए, लेकिन वो उस पर जगने की कोशिश करता, दैट मीन्स वो सोशल इफेक्ट। हम यहाँ की एक सिंपल सी बात करेंगे, हम वी आर पीपल फ्रॉम विलेज, यहाँ आपको पता ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ज्यादा करता है। कोई बंदा जब अपनी एग्रीकल्चर लैंड को देखने जाता है, वहां पे पैडी लगाने जाता है, वहां पे वाटरिंग के लिए जाता है, या किसी और एक्टिविटी के लिए जाता है, तो वहां पे वो अपने नेबर, जिसका यानी कि उसके साथ जो नेबर लैंड है उसके साथ झगड़ा करता है। किस चीज पे? पानी पे, एक मामूली चीज पे। तो वहां पता चलता है उसका सोशल फिटनेस क्या है। सो दैट मीन्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एक इंसान जब पूरी तरह से फिट होगा, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, उसे कहा जाता है कि ही और शी इज पोजेसिंग अ गुड हेल्थ। सो हम लिखेंगे यहां पे a total well-being, a total well-being, पूरी तरह इंसान फिट होना चाहिए, वेल पूरी तरह फिट होना चाहिए। कैसे? फिजिकली, सोशली एंड मेंटली, यानी कि वो दिमाग से भी फिट होना चाहिए, वो भाई बॉडी के ऑर्गन से भी फिट होना चाहिए, वो सोसाइटी में भी फिट होना चाहिए। कभी हम किसी इंसान को कहते हैं, अक्सर अपने एक लघवी जबान में कहता है, अरे क्या यार तुम दिमाग से पैदल हो। क्यों कहते हैं वो दिमाग से पैदल? हम उसे कहते हैं कि आपका दिमाग इतना कमजोर क्यों है, आपका दिमाग इतना क्यों वीक है, आप कैसे बिहेव करते हो, यू आर शोइंग द चाइल्डिश एक्टिविटीज, ये कैसे बिहेव करते हो। क्योंकि एक इंसान अपने एज में उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, दैट शोज द मेंटल स्ट्रेंथ। When you are outside the home, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, you have to behave like a friend. जब आप अपने रिलेटिव्स के पास जाते हो, you have to behave like a good person. आपको दिखाना है कि they are relatives, उनसे अच्छे से बात करनी है, उनसे अच्छे से पेश आना है। So that means that shows your mental strength. तो WHO ने क्या कहा? जब पूरी तरह एक इंसान फिट होगा, फिजिकली, सोशली, मेंटली, we can say he is possessing a good health. वो इंसान, उस इंसान को क्या है? Good health. Are you getting my point, kids? Dear students, एक इंसान फिजिकली भी फिट होना चाहिए, एक इंसान सोशली भी फिट होना चाहिए, एक इंसान मेंटली भी फिट होना चाहिए। जब एक इंसान फिजिकली फिट होगा, जब एक इंसान सोशली फिट होगा, जब एक इंसान मेंटली फिट होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो इंसान, उस इंसान को गुड हेल्थ है, वो इंसान हेल्दी है, वो इंसान फिट है। आपने किसी बंदे को, हट्टे कट्टे बंदे को देखा, वो फिजिकली फिट है, उसे कोई ऑर्गन नहीं निकाला गया, माशाल्लाह खाता पीता अच्छा है, पेट निकला है बहुत बाहर, तो हम कहते हैं वो फिट है। नो, नॉट एट ऑल, वो फिजिकली फिट नहीं है। सो व्हाट अगर उसके बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं निकाला गया? सो व्हाट अगर उसके सारे बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं? सो व्हाट आपकी उसको, उसके एब्डोमेन को तो देखिए, उसकी जो एब्डोमेन है बहुत बाहर निकली है, ओबीज हो चुका है, फैटी हो चुका है, ओवरवेट हो चुका है, ही इज नॉट फिजिकली फिट। उसको अपने हाइट के हिसाब से ये देखना उसका वेट कितना होना चाहिए, नॉट फिजिकली फिट। सिर्फ इस चीज को देखना कि उसके बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं निकाला गया, नो, ही इज नॉट फिजिकली फिट, शी इज नॉट फिजिकली फिट। जरा आप उसको देखिए, उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है, वो किस तरह पेश आ रहा है। जब उसके बॉडी के अंदर, जब वो कोई चीज खाता है, जब वो कोई फूड खाता है, क्या बॉडी उसको अच्छे से मेटाबोलाइज कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर उसके दिमाग की स्ट्रेंथ को देखिए, किस तरह बिहेव करता है, फिर सोसाइटी में किस तरह पेश आता है। दैट ऑल शोज कि ये लोग क्या है, गुड हेल्थ, जो फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट होंगे। अब ये तो पहला टर्म था हेल्थ। सेकंड क्या है? डिजीज। देखिए डिजीज, एनी डिफॉर्मिटी, चेंज। डिफॉर्मिटी मीन्स चेंज, एनी डिफॉर्मिटी,
किसमें चेंज आ जाए? जब कोई इंसान फिजिकली फिट नहीं होगा, अरे उसका गॉल ब्लैडर निकाला गया है, उसका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, उसको हाइपरटेंशन है, उसके हार्ट के रिलेटेड, उसके किडनी के रिलेटेड, उसके स्प्लीन के या किसी और बॉडी के पार्ट में कोई डिसऑर्डर है, कोई फंक्शन प्रॉब्लम नहीं, सपोज उसकी लिम्स में किसी जगह पर किसी हड्डी को निकाला गया, या सपोज उसकी कोई लिम्ब काटनी पड़ी, तो हम कह सकते हैं ये इंसान फिजिकली फिट नहीं है। तो फिजिकली फिटनेस मींस कि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर क्या उसका कोई पार्ट निकाला गया ड्यू टू सर्जरी, या वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या उसके अंदर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है। सपोज अगर किसी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या कोई ऑर्गन निकाला गया, हम कह सकते हैं कि ये इंसान फिजिकली फिट नहीं होगा। वही मैंने लिखा, एनी डिफॉर्मिटी, कोई भी चेंज किसमें? फिजिकल, यानी कि जो बॉडी का फिजिक है, जो बॉडी है उसमें वो फिट नहीं है, या मेंटली वो दिमाग से पैदल है, वो दिमाग से काम नहीं कर रहा है, उसे पता ही नहीं है किस तरह उसको पेश आना है बड़ों के साथ, एजेड पीपल के साथ, छोटे बच्चों के साथ, उसे पता नहीं है। एक इंसान मजदूरी कर रहा था, लॉकडाउन हो गया, अब पैसे नहीं आ रहे, डिप्रेशन स्टेट में चला गया, और उसकी डिप्रेशन का असर उसने अपने बीवी पे उतारा, उस डिप्रेशन का लेवल उसने अपने बच्चों पे उतारा, उस डिप्रेशन का लेवल उसने अपने फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे उतारा। दैट मीन्स वो इंसान मेंटली फिट नहीं है। या मामूली किसी इंसान के साथ आपने कभी देखा होगा, आपके फ्रेंड्स लेवल पे, रिलेटिव्स लेवल पे, आप किसी मामूली किसी बंदे को जोक कर रहे हैं, वो रोने लगता है, दैट मीन्स वो इमोशनल है, मामूली चीजों पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। घर में बाप ने डांटा बच्चे को, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा रोने लगता है, उसके अंदर सुसाइड के वो ख्यालात पैदा होते हैं। बाप ने कहा आप हमेशा मोबाइल फोन पे खेलते रहते हो, आप हमेशा ये पबजी चलाते हो, आप क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, आप क्या करते हो? बाप ने डांटा, बाप को डिप्रेशन था, बाप को टेंशन था, उसने अपना टेंशन अपने बेटे पे उतारा, बेटे को टेंशन हो गया, बाप ने मुझे क्यों डांटा, वो जाता है सुसाइड करता है। मीन्स वो मेंटली, दोनों, न बाप न बेटा मेंटली अनफिट है। जब ये दोनों मेंटली अनफिट है, बोथ आर डिजीज्ड। किसी बाहर किसी बंदे को देखिए, वो ऊपर से नीचे फिट है, डोंट से दिस आर फिट, वो अंदर से भी फिट है, नो, उसके दिमाग को चेक कीजिए, कहीं वो दिमाग से पैदा तो नहीं है, कहीं वो दिमाग से अनफिट तो नहीं है। हाउ ही और शी बिहेव्स, हाउ ही और शी बिहेव्स ड्यूरिंग द स्ट्रेस लेवल, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। एक इंसान अनफेवरेबल कंडीशन में, एक इंसान स्ट्रेस के टाइम किस तरह पेश करेगा, किस तरह अपने आप को बिहेव करेगा, क्या उसके अंदर स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की ताकत है, दैट मींस वो मेंटली फिट है। आज इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, आज इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, बच्चे परेशान हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो पेरेंट्स है वो भी परेशान है, लेकिन उसके बावजूद ये वक्त भी तो चला जाएगा, लेकिन इस वक्त को किस तरह ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे, किस तरह बर्दाश्त करेंगे, किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह इसके साथ ट्रीट करेंगे, दैट शोज द मेंटल स्ट्रेंथ। कोई बंदा कोविड पॉजिटिव निकला, अरे बंदा कोविड पॉजिटिव निकला इस तरीके से जैसे वो छूत की बीमारी हो, कम्युनिकेबल डिजीज हो, लोग दूर दूर उसके अपने उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये दिखाते हैं इसको, इस इंसान को आप देखो, ना उस दिन बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, आपको याद रखना है। तो आप अच्छे काम कीजिए ना। लेकिन जब एक बंदा क्वारंटीन में होता है, जब एक बंदा डिप्रेशन लेवल का शिकार होता है, जब एक बंदा कोविड पॉजिटिव होता है, वो उन 14 डेज में किस तरह अपने आप को बिहेव करेगा, किस तरह अपने आप को अपने दिमाग पे काबू पाएगा, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखेगा, दैट शोज हिज मेंटल स्ट्रेंथ। वही हमने लिखा कि एनी डिफॉर्मिटी इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। सो ये सिर्फ कहना कि कोई बंदा मेंटली भी फिट है, कोई बंदा मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, लेकिन सोसाइटी में हमेशा झगड़ा करता है, अपने नेबर्स के साथ झगड़ा करता है, लोगों के साथ झगड़ा करता है, वो लोगों के साथ ठीक से पेश नहीं आता है, ऑलवेज ऐसे बातें करता है जिससे झगड़ा होता है, तो दैट मींस वो सोशली भी फिट। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं कि ये बंदा क्या है, ये बंदा डिजीज्ड,
ये बंदा क्या है? डिजीज्ड। तो अगर वो फिजिकली फिट है, अगर वो मेंटली फिट है, अगर वो सोशली फिट है, तो हम कह सकते हैं दैट पर्सन पोसेस गुड हेल्थ। लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो मेंटली फिट नहीं है, अगर वो सोशली फिट नहीं है, दैट मीन्स वो बंदा डिजीज्ड है। तो ये आगे दो टर्म्स, हेल्थ एंड डिजीज। किसकी हेल्थ? हमें काउ की हेल्थ को देखना नहीं है, हमें मंकी की हेल्थ को नहीं देखना है, हमें शीप की हेल्थ को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द हेल्थ ऑफ ए ह्यूमन। हमें देखना है कि एक इंसान का हेल्थ कैसे फिट रह सकता है, कैसे एक इंसान फिजिकली फिट रहेगा, कैसे एक इंसान मेंटली फिट रहेगा, कैसे एक इंसान सोशली फिट रहेगा। हमें एक इंसान को बोलना है कि एक गुड हेल्थ कितनी, हम कह सकते हैं ना, एक स्वस्थ इंसान, एक जो स्वस्थ बॉडी है, फिट बॉडी है, कितना वरदान है हमारे अल्लाह का, तो उसको हमें मेंटेन करना है, फिट रखना है। इज द क्लियर? और अगर वो फिट नहीं है, अगर उसके तीनों फेज में किसी पे भी प्रॉब्लम है, तो वो डिजीज्ड है। हमें उसको एड्रेस करना है, हमें उसको बोलना है कि हाउ यू कैन रिकवर फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिजीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक डिजीज कैसे होती है? सबसे पहले अगर किसी बंदे को हम कह सकते हैं कि ये डिजीज है, तो ये डिजीज कैसे है? ध्यान से देखिए। स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज, इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। जो बीमारियों के बारे में पढ़ेगा, बीमारियां कैसे होती है, किसकी वजह से होती है, उसका साइकिल क्या है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, ये सब कुछ। क्योंकि डिजीज अगर कोई बीमार है, जैसे इस वक्त कोरोना में सभी मुब्तला है, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के एजुकेशन, दुनिया भर के रिसर्च पर्सनल रिसर्च कर रहे हैं वायरस पे, देख रहे हैं कि आया ये वायरस फैलता कैसा है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे इसको इरेडिकेट कर सकते हैं, इसके खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स जब एक इंसान स्टडी करेगा डिजीज को कि ये डिजीज होती क्या, इसका पूरा लाइफ साइकिल, उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। उस साइंस को क्या बोलते हैं? व्हेन वी स्टडी अबाउट द डिजीज, इट्स नोन एज पैथोलॉजी। जो डिजीज को पढ़ेगा उस बंदे को हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। द पर्सन हु स्टडीज अबाउट द डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजिस्ट। लेकिन जिसकी वजह से डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं पैथोजन। उसे क्या कहते हैं? जिनसे डिजीज हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन। कौन हो सकता है पैथोजन? शाबाश। पैथोजन कैन बी अ बैक्टीरिया, Salmonella typhi. Salmonella typhi can cause the typhoid. Mycobacterium tuberculosis can cause the TB. So, Streptococcus pneumonia that can cause the pneumonia. Bacteria, virus. वायरस तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना होगा, दो खतरनाक वायरस की बात मैं करूं। HIV that cause the AIDS, या इस वक्त जो दुनिया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, SARS-CoV-2 वायरस, फंगस या फंजाई, helminthes. Helminthes means worms. Helminthes, platyhelminthes, nematohelminthes, Ascaris lumbricoides, Taenia saginata, Taenia solium, Wucheria bancrofta, etc. And उसके बगैर प्रोटोजोआ। हमने आपको हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, वहां पे वो जो पैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स है, ट्रिप्नोसोमा, लिश्मानिया, इज द क्लियर, या प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। तो ये है, हम कह सकते हैं इनको कॉजेटिव एजेंट्स। सो इनको हमने क्या नाम दिया है? पैथोजन। अब डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं। सो हम लिखेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। एक सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, हम डिजीज को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स।
वी क्लासिफाई द डिजीज इनटू टू टाइप्स। ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसे हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज। पहला जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक हम बोलते हैं इनबॉर्न, ठीक है। वो डिजीज जो हमें इनबॉर्न, जो हमें पैदाइशी मिली, दैट्स अ जेनेटिक डिजीज। या वो डिजीज जिसमें हमारी जेनेटिक कंप्लीमेंट में डिसऑर्डर, क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन, डीएनए में म्यूटेशन है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज। ये हमने तो पढ़ा है इससे पहले जेनेटिक्स में। और आपको याद होगा एग्जांपल के तौर पर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एक और एलकैप्टोन्यूरिया, ठीक है, पीकेयू फिनाइलकीटोन्यूरिया, एक और है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD, Duchenne muscular dystrophy, etc. So there are so many genetic disorders, ठीक है। तो वो डिजीज जो हमारे होते हैं due to mutation in the chromosomes, due to change in the structure of a gene or a chromosome, are known as genetic disorders. इनके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा है, कहां पे, जेनेटिक्स। दूसरी डिजीज होती है एक्वायर्ड, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक्वायर्ड वो डिजीज जिनको हम डिराइव कर सकते हैं, जिनको हम हासिल कर सकते हैं। एक्वायर्ड डिजीज वो है जिनको, जो हम में नहीं है, बाय बर्थ हम में नहीं है, बल्कि क्या हुआ है, हमने इनको हासिल किया, हमने इनको किसी से, सपोज इस तरह मैं समझाता हूं आपको, किसी बंदे को कोरोना नहीं है, वो बंदा ठीक था, अब सडनली उसने किसी से हाथ मिलाया या किसी को गले लगाया या किसी के साथ बैठा, तो क्या हुआ, जिस बंदे के साथ वो बैठा उस बंदे को कोरोना वायरस था, तो कोविड था, तो दैट मीन्स वो पास ऑन हो गया। सो अगर आप देखोगे ये कोरोना जो है ये फैलता है, वही वो किसी बंदे को कोरोना नहीं था लेकिन उसने हासिल किया, तो वो बीमारी जो हमारे बॉडी में नहीं है लेकिन हम ये हासिल करते हैं, या कोई ऐसी डिजीज जो हमें बाय बर्थ नहीं मिली है लेकिन जो हमारी लाइफ साइकिल है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, हमें मिली है, किसी के छूने से, किसी के गले लगाने से, किसी और चीज की वजह से, उससे हम बोलते हैं एक्वायर्ड। तो इन्हें हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज, दोज डिजीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सम एल्स, जो हमने किसी और से हासिल किया। इसमें हमारे पास दो टाइप्स, एक्वायर्ड में भी हमारे पास दो टाइप्स, एक जिन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है लेकिन किसी को फैल नहीं सकती है, आप भी किसी को पास नहीं कर सकते। सपोज कैंसर की बात हम करेंगे, किसी बंदे को कैंसर है तो ये किसी दूसरे इंसान को नहीं होगा, किसी बंदे को विटामिन डेफिशिएंसी है तो ये किसी और को नहीं होगा। सपोज किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ई डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, तो ये किसी और को नहीं हो सकता है। या सपोज किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो ये किसी और को नहीं हो सकता। कोई ड्रग्स लेता है तो ये किसी और को नहीं हो सकता। कोई अल्कोहलिक है ये किसी और को नहीं हो सकता। कोई टोबैको लेता है, कोई तंबाकू पीता है तो किसी और को नहीं होगा। सो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, विच आर नॉन, जो किसी और को पास ऑन नहीं हो सकते, जो किसी को हम कह सकते जो फैल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, विटामिन डेफिशिएंसी है, मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, एटसेट्रा। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। दूसरा मैं यहीं पे लिखूंगा बेटा, दूसरा जिन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज।
कम्युनिकेबल डिजीज, वो डिजीज जो फैल सकते हैं, जो पास ऑन हो सकते, जो ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर आपको समझना होगा तो बस समझिए, सपोज जो इस वक्त डिजीज चल रही है कोरोना, ये तो फैलती है ना, ये तो पास ऑन होती है ना, एक पॉजिटिव पर्सन से दूसरे इंसान। सो वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है, या जो फैल सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एनी मीडियम। यानी कि अगर सपोज हम बात करेंगे, हम ईयर की बात करेंगे, ईयर में कभी कभार ऐसे वायरस, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात करेंगे, जुकाम की बात करें, कॉमन कोल्ड की हम बात करेंगे, बहुत सारे कॉमन कोल्ड वायरल है। तो जैसे वायरल कॉमन कोल्ड हो गया, तो सपोज अगर घर में किसी बंदे को तो ये फैल जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं दिस आर कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैल सकते हैं थ्रू मीडियम। सपोज किसी को बीमारी है, चिकन पॉक्स है, कुछ और है, तो क्या होता है, लेप्रोसी है, तो हम उसके जो सारे, जैसे अगर किसी बंदे को लेप्रोसी है, हम उसको जल्दी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, हम उसको आइसोलेट करते हैं। या अभी अगर किसी को कोरोना है, उसको पूरा आइसोलेट करते हैं, उसके कपड़े, उसके एवरीथिंग यूटेंसिल्स उसको आइसोलेट करते हैं। अगर लेप्रोसी की हम बात करेंगे, हम बंदे को कह रहे हैं उसको हम एक अलग कमरे में रखते हैं, अलग कपड़े, उसके लिए अलग बर्तन, और जब वो रिकवर होता फिर उसके कपड़े को जलाया जाता, उनके बर्तन को मतलब उनको यूज नहीं किया जाता या वॉश किया जाता है। सो दैट मीन्स दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज, और ये फैलते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो फैलते हैं, दैट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर थ्रू मीडियम। याद रखिए मीडियम इसमें मस्ट है, जरूरी नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल मीडियम में क्या क्या आता है, जैसे हम बात करेंगे ईयर, फूड, ठीक है, एरोजोल्स। सपोज कोई छींकता है तो उसकी जो छींकने से जो उसके नोज से निकलते हैं कुछ ड्रॉपलेट्स, वो किसी दूसरे इंसान में पास, या सपोज वेक्टर के थ्रू। सपोज ध्यान से देखिए, जैसे मलेरिया है, मलेरिया में आपको पता ही है जो कॉजेटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन फैलता कहां से, थ्रू मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज। सपोज किसी बंदे को मलेरिया है तो उसको बाइट किया किसने, फीमेल एनोफिलीज ने, तो जब फीमेल एनोफिलीज को डंप किया, ब्लड लिया, उस ब्लड में थे प्लाज्मोडियम के, हम कह सकते हैं पैरासाइट्स। अब ये मस्कीटो किसी हेल्दी इंसान को बाइट करता है, जब वो बाइट करता है तो ये वो अपने ये पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम के पैरासाइट इस बंदे में डालता है, इसको मलेरिया होता है। सो ये डिजीज होती है थ्रू वेक्टर, कैरियर्स को हम बोलते हैं, ठीक है। या अभी हम बात करेंगे ब्यूबोनिक प्लेग की, ब्यूबोनिक प्लेग में रैट फ्ली जो कैरियर है, सो दैट मीन जो पास ऑन हो सकती है। या हम सिंपली कह सकते हैं वाटर, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, वो फैल सकती है थ्रू वाटर। सपोज अगर हम कोई बंदा है, जब वो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइफी होते हैं, उसने उसकी जो हम कह सकते हैं वेस्ट मटीरियल है वो कहीं पे पानी के साथ मिला, वो पानी अनबॉइल्ड किसी बंदे ने पिया तो उसके अंदर टाइफी के पैथोजेंस थे, तो उसके बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। सो वाटर आ सकता है, एयर आ सकता है, फूड आ सकता है, एरोजोल्स एक्सेट्रा। इवन एक और चीज है जिन्हें बोलते हैं फोमाइट्स, एक और है इन्हें बोलते हैं फोमाइट। फोमाइट मीन्स कि जो बंदा बीमार है उनके चीजों को टच करना। सपोज किसी को जुकाम है, किसी को कॉमन कोल्ड है, हमने उसकी हैंकरचीफ को यूज किया तो उससे हो सकता है। या किसी बंदे को सपोज उसको पस्ट्यूल्स निकलते हैं तो उसकी वजह से, या किसी के हमने किसी को सपोज उसके यूटेंसिल्स, उसके बर्तन है, उसके कपड़े लगाए तो उससे वो बीमारियां फैलती हैं, उनको हम बोलते हैं फोमाइट्स। So air, food, aerosol, vector, water, fomites, etc. These are the medium, these are the carriers कि जिनसे एक बीमारी दूसरे इंसान तक फैल सकती है। एक और देखिए, ये जो बीमारियां है ना, इनको हम बोलते हैं नॉन कंटेंजियस। ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम बोलते हैं नॉन कंटेंजियस, नॉन कंटेजियस। यानी कि वो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मैं ये नहीं कहूंगी ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। सपोज अभी हमें पता है कि कोरोना फैलता है तो हमने क्या यूज किया, हम मास्क यूज करते हैं, N95 मास्क, और उसके बाद हम यूज करते हैं हम सपोज सैनिटाइजर्स। तो कोशिश करते हैं कि अगर हम लोगों के साथ बात करें भी, अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन होगा भी, लेकिन हम एक उसके सामने एक पर्दा डालते हैं,
वी यूज मास्क, क्योंकि हमें पता है जो कोरोना है ये सिर्फ थ्रू नोजल थ्रू नोज के थ्रू फैलता है। तो हमने पहले इस नोज को बंद किया और यहाँ से अगर छूने से तो हमने हाथ में यूज किया सैनिटाइजर, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास वैक्सीन नहीं है, बट वी कैन स्टॉप द प्रिवेंशन ऑफ दिस काइंड ऑफ वायरस और डिजीज। तो इन्हें बोलते हैं नॉन कंटेजियस। कोई डिजीज ऐसी होती है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होते हैं, लाइक एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एड्स या एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। सपोज अगर कोई बंदा एसटीडी है, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सपोज को साइफिलीज है, सपोज को गनोरिया है, जब वो सेक्सुअल क्वाइट्स करता अपने पार्टनर के साथ अनसेफ सेक्स, तो दूसरे पार्टनर को ऐसी बीमारी लग सकती है। ये आपको पता ही है, लेप्रोसी में कुछ पस्ट्यूल्स निकलते हैं। सपोज अगर वो पस्ट्यूल्स किसी दूसरे बंदे के साथ कांटेक्ट में आ गए तो उसे लेप्रोसी हो सकता है। सो इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट डिजीज, या उनको बोलते हैं कॉन्टेजियस। ये दोनों कम्युनिकेबल है, कंटेजियस, इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट डिजीज या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम बोलते हैं, क्योंकि जब तक में बंदा कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तब तक ये डिजीज के फैलने के चांसेस बहुत कम है। सपोज अगर किसी बंदे को, कोई बंदा HIV पॉजिटिव है, अब अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करेगा तो दूसरे बंदे को ये डिजीज नहीं होगी। एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, एसटीडीज, ठीक है, लेप्रोसी एक्सेट्रा। सो ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये क्या थे, कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिए, हमने आपको क्लासिफाई किया यहाँ पे डिजीज जेनेटिक एंड दूसरा एक्वायर्ड। जेनेटिक वो होते हैं जो इनबॉर्न है और होते हैं ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन की वजह से, ये हमने पढ़ा है जेनेटिक्स में। एक्वायर्ड वो है जिनको हम हासिल करेंगे, जो हम में नहीं है लेकिन हमें किसी से मिले। इसमें दो तरह है, एक नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो फैलने से, जो किसी से पास, जो फैल नहीं सकते, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को पास ऑन नहीं हो सकते। कैंसर, विटामिन डेफिशिएंसी, मेंटल डिसऑर्डर्स, अल्कोहल ड्रिंकिंग एटसेट्रा। दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज, ये वो डिजीज है जो पास ऑन हो सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान, और इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक मीडियम, जैसे एयर, फूड, एरोजोल, वेक्टर, वाटर, फोमाइट्स एटसेट्रा। इनमें भी दो तरह की डिजीज है, एक वो डिजीज जो नॉन कंटेजियस यानी कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैल सकते हैं, दूसरे वो जो कॉन्टेजियस है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, यानी कि आपने उनको टच किया ये डिजीज हो सकती है। सपोज एसटीडीज है, सेक्सुअल क्वाइट्स हुआ तो ये डिजीज होती है, लेप्रोसी में टच हो गया तो डिजीज हो सकती है। सो ये थे क्लासिफिकेशन। अब आपको मैं यही दिखाऊंगा कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है। ये जो हमने यूनिट स्टार्ट किया है, इस यूनिट में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। सबसे हमें पढ़ना है इसमें कैंसर, हमें इसमें पढ़ना है एड्स, हमें इसमें पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, हमें इसमें पढ़ना है ड्रग्स, ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहलिज्म, हमें इसमें पढ़ना है हमें इसमें पढ़ना और इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये सारी बीमारियां किसके साथ रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम के साथ। सो ये हमारे इस वक्त हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। कैंसर पढ़ना है, एड्स पढ़ना है, कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ना है, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, इम्यूनिटी एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। तो आज का जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें, तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। वो तो मैंने आपको डेफिनेशन में बोला, वो डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जो पास ऑन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, थ्रू फूड, थ्रू वाटर, थ्रू फोमाइट्स और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है, कैसे, थ्रू एयर, हवा के जरिए, या फूड, खाने के जरिए, एरोजॉल्स जो एयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके जरिए, वेक्टर यानी कि कैरियर, किसी कैरियर के थ्रू, या वाटर, पानी के थ्रू, या फोमाइट्स यानी कि डायरेक्टली उनके जिनको ये इन्फेक्शन है उनके जो बिलोंगिंग्स होते हैं, उनके जो चीजें होते हैं उनको टच करने से, या वो डिजीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि इंसान और दूसरे इंसान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम इन कम्युनिकेबल डिजीज को और देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पोस्टुलेट्स आपको बोलूंगा जिसको बोलते हैं कॉक पोस्टुलेट्स। जस्ट नोट इट डाउन। Now dear students, germ theory, there's a germ disease theory,
हम इसको बोलते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बाय लुइस पास्चर, बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने पहले कहा कि जो डिजीज है ये इसका मतलब जो होती है डिजीज ये होती है एक्चुअली किसकी वजह से, जर्म्स की वजह से। यानी कि लुइस पास्चर ने एक रिलेशन दिया बिटवीन द डिजीज एंड जर्म्स। उसने कहा जो कम्युनिकेबल डिजीज है या जो डिजीज होती है और इनके जो कॉजेटिव एजेंट्स है उनके बीच में एक गहरा कनेक्शन है जिसकी वजह से बीमारी होती है। फिर इसी थ्योरी को कंटिन्यू किया रॉबर्ट कॉक ने, और रॉबर्ट कॉक ने इस थ्योरी को कंटिन्यू किया और इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं कॉक्स पोस्टुलेट्स, कॉक्स पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट्स क्या है, ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1, रॉबर्ट कॉक कहता है कि जिस इंसान को बीमारी होगी उस इंसान के अंदर उस बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजन है, वो होना ही होना है। यानी कि अगर किसी बंदे को सपोज हम कहते हैं किसी को कोरोना वायरस है, डेफिनेटली उसके अंदर कोरोना वायरस होगा। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया वो इसके अंदर होगा। अगर किसी को निमोनिया है उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा। यानी कि जिस बंदे को डिजीज होती है, जिस बंदे को कोई इन्फेक्शन होता है, मींस उसके अंदर वो कॉजेटिव एजेंट होगा। सो पहला पॉइंट, पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड। हम पैथोजन को निकाल सकते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन, फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन। जो बंदा बीमार है, जिस इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, पॉजिटिव एजेंट है, हम उस पॉजिटिव एजेंट को उस इंसान से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए सपोज अगर किसी को हम बात करेंगे, किसी को कॉलरा हुआ है, तो जब तक ना हमें पता चलेगा ये कॉलरा क्या है, तो हम उस इंसान से विब्रियो कॉलरा निकालेंगे। तो ये पहले है कि जब भी कोई नई बीमारी आती है, सपोज किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर उसे इन्फेक्शन हुआ, हमें इस इंसान पर स्टडी करना है कि किस चीज की वजह से हुआ है। तो हमें इसके अंदर, इसके ब्लड में या इसके पस्ट्यूल में, इसके में वो पॉजिटिव एजेंट को देखना है। When we can isolate that causative agent, then we can culture it। क्योंकि जब हमने सपोज किसी इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, तो हमने उसके अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजन, हमने उसको निकाला। लेकिन जब हम उसको निकालेंगे, वी शुड कल्चर इट, क्योंकि हमें उसकी बहुत सारी कॉलोनीज बनानी है। वी शुड कल्चर इट। क्यों कॉलोनीज बनानी है? क्योंकि हमें उन पे रिसर्च करना है, स्टडी करना, उनका स्ट्रक्चर देखना है, उन्हें देखना है कि वो किस केमिकल से मर सकते हैं, उन पे कौन सा एंटीबायोटिक असर कर सकता है। तो वी शुड कल्चर, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट है पैथोजन शुड बी कल्चर्ड, शुड बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडिया। तो आर्टिफिशियली हमें इसको क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, कल्चर करना है। आर्टिफिशियल हियर मींस वी शुड कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, एंड आर्टिफिशियल मीडियम वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए। न्यूट्रिटिव मींस वहां पे न्यूट्रिशन होना चाहिए। इस पैथोजन का हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसपे वो कल्चर ग्रो करेगा, जिंदा रहेगा, कल्चर करेगा। तो अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हुई है, हम उस इंसान से वो पॉजिटिव एजेंट पैथोजन निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, कल्चर। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, जब हमने कल्चर किया है तो कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ वैक्सीन बनाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। सपोज हम एक बैक्टीरिया को निकाल रहे हैं, या हमने किसी पॉजिटिव एजेंट पैथोजन को निकाला। जब हमने एक पैथोजन को निकाला तो वो शुड इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट मींस वो शुड इनएक्टिवेट, डीनेचुरेट। उसके बाद हम उसको इंजेक्ट करेंगे इसी एक हेल्दी बॉडी के अंदर, सो दैट दे कैन जनरेट एंटीबॉडीज। वो इसके अंदर क्या कर सकता है, एंटीबॉडी। सपोज कोई पैथोजन है, हम इस पैथोजन को डीएक्टिवेट करेंगे, हम इस पैथोजन को इनएक्टिव करेंगे, हम इस पैथोजन को हीट किल्ड करेंगे,
तो उसके बाद वी विल इंजेक्ट दिस पैथोजन इनटू अ हेल्दी बॉडी। जब हम इस पैथोजन को एक हेल्दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उस हेल्दी बॉडी के अंदर जो ये हीट किलर पैथोजन है या हम कह सकते हैं इनएक्टिवेट पैथोजन, ये तो डिजीज नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे उस हेल्दी बॉडी या हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs है, जो लिम्फोसाइट्स है, जो बी सेल्स है, वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके खिलाफ क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज। फिर अगर कभी भी ऐसा पैथोजन लाइवली फॉर्म है, जिंदा फॉर्म है, वाइल्ड फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में इस हेल्दी बॉडी के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर ऑलरेडी क्या होंगे, एंटीबॉडीज, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। The pathogen should be inoculated. Inoculated inside a healthy person. Inside a healthy, तो ये जो हेल्दी पर्सन है वो उसके अंदर हमें उसको इनोकुलेट करना नहीं कि इनएक्टिव फॉर्म में सेंड करना है। एक और चीज है, ये जो पैथोजन होता है जब ये किसी इंसान पे इन्फेक्ट करेगा, ये दिखाना चाहेंगे सिम्टम्स। देखिए सिम्टम्स मस्ट है, क्योंकि सिम्टम्स से ही आपको पता चलेगा कि इसमें इन्फेक्शन हुआ था, कौन सा इन्फेक्शन। आपको मैं ऐसे समझाता, पहले स्टेज में अगर कोई याद होगा मार्च अप्रैल में जब पहले ये हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था, उस वक्त कुछ सिम्टम्स बोले गए थे, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट, जुकाम होता है या रनिंग नोज हो सकता है, जो है पेनफुल स्वेलोइंग होती है, यानी कि स्वेलोइंग के दौरान दर्द होता है, या अक्सर होता है ऐसे सांस लेने में दुश्वारी हो जाती, फीवर चढ़ता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स बोले गए तो जिनसे हमें पता चल सकता है कि ये कोरोना वायरस के लक्षण है। लेकिन आज आपको पता है रिसेंटली WHO ने कहा है कि अब मेजॉरिटी लोग जो है वो तो इन्फेक्टेड हो चुके हैं इससे, बट दे आर एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मींस तो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। आपको पता होगा रिसेंटली हमारी जैन की गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उनने कहा है कि अगर सपोज किसी बंदे को निकला है इन्फेक्शन, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसे क्वारंटीन, उसे किसी जगह पे मतलब हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है या बाहर क्वारंटीन रखने की जरूरत नहीं है, उसे घर के अंदर ही क्वारंटीन रखिए। उसको मिनिमम 7 से 14 डेज रखना होगा आइसोलेट सेपरेट, एंड ऑटोमेटिकली उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, विद इन 14 डेज अगर वो रिकवर हो गया, उसके बाद उसको फिर से टेस्ट करना होगा, और उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया, मीन्स उसके बॉडी ने रिकवर किया है। तो दैट मीन्स सिम्टम मस्ट है, क्योंकि अगर सपोज किसी को कोरोना वायरस हुआ है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है, ना उसको फीवर है, ना उसको रनिंग नोज है, ना उसको लॉस ऑफ टेस्ट है, ना कोई और सिम्टम है, तो उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे इन्फेक्शन है, वो लोगों से मिलता रहेगा एंड इट कैन बी पास टू सो मेनी पीपल। सो इसीलिए जब भी बैक्टीरिया, रॉबर्ट कॉक कहता है जब भी किसी को कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डिजीज हुई है, तो उस डिजीज के रिलेटेड एक स्पेशल सिम्टम होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये किस डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स की वजह से हुआ है। The diseased person should show some symptoms related to the pathogen। इस पैथोजन के रिलेटेड ये जो डिजीज पर्सन है ये क्या दिखाना चाहिए, सिम्टम्स। जब ये सिम्टम्स दिखाएगा तभी तो इससे पता चलेगा। सपोज किसी को इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम ना, उसको फीवर है ना उसको कोई और प्रॉब्लम है, वो माशाल्लाह ठीक है, अच्छे से खाता है, चलता है सब कुछ, तो दैट मींस उसको इन्फेक्शन ही नहीं है, और उससे उल्टा क्या उसे प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए जब कोई पैथोजन किसी के बॉडी के अंदर चला जाएगा, उस बंदे को डिजीज होगी, तो उसको कुछ सिम्टम्स जरूर दिखाने चाहिए। ये कुछ पॉस्टुलेट्स है किसके, रॉबर्ट कॉक के। इन्हें कॉमनली कहते हैं रॉबर्ट कॉक्स पॉस्टुलेट्स। ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अलबत्ता ये जो रॉबर्ट कॉक के पॉस्टुलेट्स है इनमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस यहां मैं सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन डिस्कस करता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है। सबसे पहले कौन सा है, वायरस। देखिए वायरस एक ऐसा पैथोजन है, वायरस इनकी वजह से डिजीज होती है, डेफिनेटली कोरोना वायरस तो है, लेकिन यू कांट इनोक्यूलेट दम। आप इनको कल्चर नहीं कर सकते।
आप इनको क्या नहीं कर सकते, कल्चर नहीं कर सकते। आप वायरस को देखिए, वायरस हमें पता है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग है, इनसाइड द बॉडी लिविंग है। सो यू कांट कल्चर देम इनसाइड द लैब। आप इनको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिटिव मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते। ये इनकी सबसे मेन नेगेटिव, बट ये कॉजेटिव एजेंट है। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एक और है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये वो है जिसकी वजह से क्या होता है, लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी होती है इनकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से हम कह सकते हैं लेप्रोसी होता है। लेकिन इन्हें भी हम कल्चर नहीं कर सकते। ये वाहिद ऐसा बैक्टीरिया है, हम ये वाहिद ऐसा पैथोजन है जो टिल डेट जिसका कल्चर नहीं हुआ, जिसको हमने कल्चर नहीं किया, यानी कि आउटसाइड द बॉडी लैब के अंदर हम इन्हें कल्चर नहीं कर पाए। ये वाहिद ऐसा एक बैक्टीरिया है। सो ये दो जो है, एक तो वायरस, दूसरा क्या है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो इस रॉबर्ट कॉक पोस्टुलेट्स के क्या है, हम कह सकते हैं एक्सेप्शन। आप फिर नोट कीजिए, इसके बाद हम रीड करेंगे पहली डिजीज, दैट इज द बैक्टीरियल डिजीज। तो हम बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे, मैं आपको उसमें बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, अभी नोट कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। उसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। मैंने आपको पहले भी बोला कि देयर आर सो मेनी कॉजेटिव एजेंट्स व्हिच कैन कॉज द कम्युनिकेबल डिजीज। बैक्टीरिया आर देयर, वायरस आर देयर, फंगे आर देयर, हेलमिंथीज आर देयर, प्रोटोजोअन्स आर देयर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें बैक्टीरियल डिजीज। सो राइट, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज है जो हमें पढ़ने हैं, उनके सिम्टम्स और उनके इंक्यूबेशन पीरियड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूबोनिक प्लेग है, कॉलरा है, डिप्थेरिया है, लेप्रोसी है, स्कारलेट फीवर है, एटसेट्रा, निमोनिया, बहुत सारे, ठीक है, कॉलरा है, एटसेट्रा, बहुत सारे। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। जो मैंने नोट आपको मैं सेंड करूंगा, उस नोट पे मैंने एक ट्रिक लिखी है कि हाउ टू मेमोराइज द बैक्टीरियल डिजीज। ये जो मैन बैक्टीरियल डिजीज है, जो हमारी सिलेबस में है, जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, तो वो बैक्टीरियल डिजीज आप कैसे याद रखोगे, उसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है। वो ट्रिक हमने नोट्स पे लिखी है, यहाँ मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो हम जो पहली बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। इसमें जो हम पहले डिजीज रीड करेंगे वो है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग ये पहली डिजीज है जो हम रीड करेंगे इस बैक्टीरियल डिजीज के हेडिंग के अंडर। ब्यूबोनिक प्लेग सबसे पहला, ध्यान से सुनिए, ब्यूबोनिक प्लेग है क्या। ये एक्चुअली जो बीमारी है ये होती है रैट्स की वजह से, रोडेंट्स की वजह से। रैट्स के काटने की वजह से नहीं, डोंट बी वरी, रैट्स के काटने की वजह से नहीं। देखिए एक्चुअली क्या है, जो रैट्स होते हैं या जो रोडेंट्स होते हैं, उन पे कुछ बैक्टीरिया अटैक करते हैं, उन पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो उन पे अटैक करते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया उन पे अटैक करते हैं तो उनको इन्फेक्शन होता है, तो उन्हीं से वो इंसानों के अंदर भी पासान होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है, ये एक्चुअली डिजीज ऑफ रोडेंट्स, डिजीज ऑफ रोडेंट्स, जिसमें हम स्पेशली क्या लेते हैं, रैट्स। रैट्स इसमें इंपॉर्टेंटली हम लेते हैं, नो डाउट। इसमें बहुत सारे स्क्वैरल आते हैं या बाकी जो रोडेंट्स है, वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे इसमें है, लेकिन हम ज्यादा इसमें किसकी बात करेंगे, रैट्स की। क्यों रैट्स की हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि जो रैट है ये हमारे घरों के अंदर है, ये लगभग हर जगह मौजूद रहते हैं, तो इनसे ज्यादा खतरा है और इनसे ज्यादा फैलता है ब्यूबोनिक प्लेग। और इसका दूसरा जो है वो है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट यानी कि ये डिजीज किसकी वजह से होता है, कॉजेटिव एजेंट वो कौन है, वो ध्यान से देखिए, यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस इस बैक्टीरिया का नाम है, यर्सीनिया पेस्टिस, इसी की वजह से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनिए, ये नॉन मोटाइल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में
इन नमोनिया में हमने बहुत सारे शेप्स पढ़े हैं बैक्टीरिया के, तो यह रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से ये डिजीज फैलती है। सपोज हम रैट की बात करेंगे, अगर किसी रैट को किस चीज का अटैक हुआ, यर्सीनिया पेस्टिस का, यानी कि जो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस अगर ये किसी रैट के अंदर उस रैट के बॉडी में है, या सपोज ये रैट्स को होता है, अक्सर देखा गया सपोज जब कोई, देखिए आपने सुना होगा, हम कभी गांव में जैसे विलेज में अक्सर होता है रैट्स होते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे रखते हैं वो ट्रैप, जिसे हम रैट्स को ट्रैप करते हैं या पॉइजन देते हैं रैट्स को। जब रैट्स की मौत हो जाए फिर उनको ऐसे ही किसी जगह फेंकते हैं, या कभी क्या होता है किसी जगह पे सडनली किसी रैट की मौत हुई है आइदर ड्यू टू दिस इन्फेक्शन या वो नॉर्मली डेथ हुआ है, तो उस डेड की वजह से उसमें यर्सीनिया पेस्टिस आ जाते हैं। सपोज अगर हम कोई रैट लेते हैं, उस रैट को यर्सीनिया पेस्टिस का इन्फेक्शन हुआ, उसको प्लेग हुआ, ब्यूबोनिक प्लेग, अब उस रैट की क्या हुई मौत, तो एक ट्रांसमिशन यानी कि ये फिर उस रैट से हमारी बॉडी के अंदर कैसे पहुंचता है। देखिए मैं फिर रिपीट करता हूं, कोई रैट है, उस रैट को हुआ है ब्यूबोनिक प्लेग, उसमें यर्सीनिया पेस्टिस के पैथोजेंस थे, अब उस रैट की मौत हो चुकी है, उस रैट की डेथ हो चुकी है। अगर वो रैट की डेथ हो चुकी है तो दैट मींस वो रैट जो है उसके अंदर जो ये यर्सीनिया पेस्टिस है ये इंसानों तक कैसे पहुंचता है, तो वी विल सी द ट्रांसमिशन। एक फ्लाई है, उसको बोलते हैं रैट फ्ली, रैट फ्ली इसको हम बोलते हैं, एक फ्लाई है रैट फ्ली जिसका नाम है ज़ीनोपस। ज़ीनोपस कियोपिस, ज़ीनोपस कियोपिस एक हम कह सकते हैं एक फ्लाई है, एक रैट फ्ली है, एक फ्लाई है। ये जो है ये एक्चुअली जो एक रैट फ्ली है ये ब्लड सकिंग पैरासाइट है, ब्लड सकिंग पैरासाइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ये रैट फ्ली है ये एक ब्लड सकिंग पैरासाइट है, ब्लड सकिंग पैरासाइट। इसका जूलॉजिकल नेम है ज़ीनोपस कियोपिस। ये जो रैट फ्ली है ये ब्लड सकिंग पैरासाइट है, तो ये अक्सर इन रैट्स पे, इन जो रोड्स है इन पे अटैक करते हैं, उनसे खून चूसती है। तो सपोज किसी रैट को हुआ है यर्सीनिया पेस्टिस, किसी रैट के अंदर यर्सीनिया पेस्टिस है, या सपोज किसी रैट की मौत हो चुकी है, किसकी वजह से, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से। अब उस पे कौन बैठी है, रैट फ्ली बैठी है, ज़ीनोपस कियोपिस बैठी है। आप मुझे बोलोगे सर ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये तो बीमारी है रोडेंट्स की, तो इंसानों में इससे क्या होगा, तो इंसानों में ये एक्सीडेंटली फैलती है, ट्रांसमिट्स टू ह्यूमंस एक्सीडेंटली। देखिए ये इंसानों में कैसे पहुंचती है। जो ये रैट फ्ली होती है, ब्लड सकिंग पैरासाइट, जब ये किसी रैट पे अटैक करती है, उसे खून चूसती है, तो उसके खून चूसने में ये यर्सीनिया पेस्टिस के पैथोजन भी बैक्टीरिया भी सक करती है। या जब किसी रैट की मौत हो चुकी है, किसकी वजह से, ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से, तो ये रैट फ्ली उस पर बैठ के उससे क्या सक करती है, ब्लड, जिसपे वो सक करती है यर्सीनिया पेस्टिस। फिर ये रैट फ्ली एक्चुअली कहीं जाके किसी इंसान को बाइट करती है, तो जब ये इंसान को बाइट करती है तो उसके अंदर इंजेक्ट करती है, बाइट्स ए हेल्दी पर्सन एंड इंजेक्ट्स, क्या करते हैं, इंजेक्ट यर्सीनिया पेस्टिस। तो इस तरह इंसान के अंदर ये यर्सीनिया पेस्टिस पहुंचता है। दैट मीन यानी कि जब ये रैट फ्ली, ब्लड सकिंग पैरासाइट क्या करती है, जब ये किसी रैट का खून चूसती है, या जब ये किसी डेड रैट जो ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से मरा हुआ है यर्सीनिया पेस्टिस को सक करता है, उसके बाद ये इंजर्ड करता है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से इंसानों में ये डिजीज फैल जाती है। उसके बाद सिम्टम्स, हमें कैसे पता चलेगा कि इसे ये बीमारी हुई है। ध्यान से देखिए, जो कलर, जो ये कलर होता है, उसकी स्किन का कलर कभी चेंज होता है, ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लैक कलर,
फीवर, एक्यूट फीवर होता है जैसे आपको पता ही है 100 एबो फीवर, याद रखिए 100 एबो, बिलो 100 इतना एक्यूट नहीं होता है, 100 एबो फीवर, या जनरल वीकनेस आ जाती है उसमें, वीकनेस, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से, जो आर्मपिट्स होता है या ग्रॉइन होती है उस रीजन में क्या होता है, वहां पे जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है या जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें एनलार्जमेंट होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट इन द लिम्फेटिक नोड्स, जो लिम्फेटिक वेसल है या लिम्फेटिक नोड्स है, एनलार्जमेंट इन द लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, कहां, इन आर्मपिट, इन आर्मपिट, ग्रॉइन एक्सेट्रा। जो ग्रॉइन होता है या जो आर्मपिट रीजन्स होता है उनमें जहां पे लिम्फेटिक वेसल्स होता है या जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है, क्या होती है, एनलार्जमेंट होती है। उस एनलार्जमेंट को हम बोलते हैं ब्यूबो, मैं यहां पे लिखता हूं, ब्यूबो उनको बोलते हैं, जहां पे एक स्वेलिंग होती है, लिम्फेटिक वेसल की स्वेलिंग होती है या जो लिम्फ नोड्स है उनकी स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पैथोजन, तो उसको हम नाम देते हैं ब्यूबो। इसलिए इस डिजीज को नाम पड़ा है ब्यूबोनिक प्लेग, यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये डिजीज है जो एक्चुअली रोडेंट्स की है, रैट्स की है, होती है एक बैक्टीरिया की वजह से, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। और कैसे फैलती है इंसानों में, एक ब्लड सकिंग पैरासाइट है रैट फ्ली ज़ीनोपस कियोपिस। जब ये एक रैट, एक इन्फेक्टेड रैट का ब्लड सक करती है या एक डेड रैट का ब्लड सक करती है जिसमें यर्सीनिया पेस्टिस होता है, जब वो इंसान को बाइट करता है तो इंसान के अंदर चला जाता है, उस इंसान का स्किन का कलर ब्लैक होता है, इसलिए इसको कभी कभी ब्लैक डिजीज भी बोलते हैं। फीवर हो जाता है, वीकनेस आ जाती है और लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फेटिक वेसल्स में एनलार्जमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्यूबो, इसलिए इसको नाम पड़ा है ब्यूबोनिक प्लेग। ध्यान से सुनिए, ये जो डिजीज है इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है, आई विल राइट इट हियर, जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड किससे हम बोलते हैं, यानी कि पैरासाइट के अंदर आने से सिम्टम के नमूदार होने में, यानी कि द टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन, बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, यानी कि जब पैथोजन किसी के बॉडी में चला जाएगा और जब पहला सिम्टम नमूदार होगा, वो जो टाइम होता है उसे बोलता है इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है 2 to 5 days, 2 से 5 दिन है इंक्यूबेशन पीरियड, 2 से 5 दिन है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि 2 to 5 days रखा गया है इंक्यूबेशन पीरियड, किसके लिए, इस ब्यूबोनिक प्लेग को, यानी कि 2 से 5 दिन में ये सिम्टम्स नमूदार होते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये जो बीमारी है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है बहुत सारे रोडेंट्स होते हैं, ये जो पैथोजेंस होते हैं, रैट्स होते हैं, इसलिए ये बीमारी बहुत फैलती है, ये एपिडेमिक है। ये बीमारी क्या है, एपिडेमिक, यानी कि ये बहुत लोगों तक फैलती है। जिस तरह आपको याद होगा रिसेंटली किस तरह WHO ने पहले कहा एपिडेमिक, फिर पेंडेमिक का वर्ड यूज किया, दैट मीन्स ये जब ये जो हम कह सकते हैं ब्यूबोनिक प्लेग, ये किसी पर्टिकुलर एरिया को हो सकता है, ये जल्दी फैल जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं एपिडेमिक। प्रिवेंशन क्या है इसके, क्यूर क्या है इसका, सबसे पहला इसके लिए वैक्सीन निकाला गया है, वैक्सीन है इसके लिए, उसको हम बोलते हैं ब्यूबोनिक वैक्सीन या ब्यूबोनिक प्लेग वैक्सीन है इसके लिए, या यर्सीनिया वैक्सीन भी उसको बोलते हैं, तो इसके लिए वैक्सीन है। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड किल द रैट्स, जहां पे भी आपको लगे कि चूहा है उसे मार देना चाहिए, और हमें रैट प्रूफ हाउसेस एंड सोसाइटी, हमें जो अपना इलाका है, सोसाइटी है, विलेज है, टाउन है, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो शुड एंश्योर कि वो रैट प्रूफ है, या हम जिस घर में रहते हैं वो शुड एंश्योर वो क्या है, रैट प्रूफ है। और इतना ही नहीं, वो शुड नॉट अलो ये जो ये पैथोजेंस होते हैं, फ्लाइज होते हैं, हमें अपने सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये जो हम कह सकते हैं ये जो पैथोजन है ये
मतलब ये स्प्रेड हो सकता है इन फ्लाइज की वजह से। सपोज अब अगर किसी को हो चुका है इन्फेक्शन, अब समझिए मतलब किसी को ब्यूबोनिक प्लेग हुआ है, तो उसके लिए हम एक तो वैक्सीन तो पता ही है, उसके बगैर हम उसको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लाइक जिसमें आते हैं टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक आता है जो हम यूज करते हैं इसके लिए, इस ब्यूबोनिक प्लेग के लिए। आप फिर नोट कीजिए। इसके बाद हम दूसरी डिजीज पढ़ेंगे, कॉलरा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी डिजीज लेते हैं, सेकंड बैक्टीरियल डिजीज दैट्स नोन एज कॉलरा। बहुत पुरानी बीमारी है और बहुत सारे हम कह सकते हैं जानलेवा बीमारी है अगर जल्दी इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ये जो कॉलरा है ये डिजीज होती है किसकी वजह से? सबसे पहले याद रखिए ये वाटर बॉर्न डिजीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटर और कंटेमिनेटेड फूड बॉर्न डिजीज, यानी कि ये जो बीमारी है ये गंदे पानी से या गंदे खाने की वजह से होती है। सो इसमें कोई कोई हम कह सकते कैरियर या वेक्टर नहीं है। इसमें जो मोड ऑफ मीडियम है दैट्स अ वाटर और है कंटेमिनेटेड फूड। ध्यान से देखिए, पहले हम देखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट, ये किसकी वजह से होता है? कॉजेटिव एजेंट ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा यानी कि ये कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, और ये मोटाइल बैक्टीरिया है, ये मोटाइल है। इसमें जो ये विब्रियो कॉलरा है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, मोटाइल है, तो इसी की वजह से ये डिजीज होती है। क्या होता है इस डिजीज में? ध्यान से सुनिए क्या होता है इस इंसान को। इसमें डायरिया इंसान होता है, डायरिया इंसान होता है, यानी कि डिसेंट्री हम बोलते हैं, डिसेंट्री लॉस। जब इंसान डायरिया हो जाता है तो उस डायरिया में क्या होता है, इंसान का जो पानी है, बॉडी के अंदर जो पानी है वो लॉस होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, और जो एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, आयंस की, फूड की, वो नहीं हो पा रहा है, जिससे लॉस ऑफ एसेंशियल आयंस और लॉस ऑफ हम कह सकते हो वाटर होता है। तो हमारे बॉडी का जो पानी है वो लॉस होता है, और होता ही नहीं, हमारे बॉडी के जो एसेंशियल आयंस है वो भी लॉस होते हैं। तो लॉस ऑफ एसेंशियल आयंस, लॉस ऑफ एसेंशियल आयंस एंड वाटर, एक तो पानी जाया होता है और बॉडी के आयंस लॉस हो जाते हैं, इससे क्या हो जाता है। और हाँ, एक और चीज, वॉमिटिंग भी होती है, ठीक है। जनरल वीकनेस, इंसान वीक फील करता है, जनरल वीकनेस। क्यों? क्योंकि जब डिसेंट्री हो गई, जब आयंस लॉस हो गए, जब वाटर लॉस हो गया, हमारा जो ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वी फील जनरल वीकनेस। एक और चीज होता है इससे, जो हम कह सकते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर। आयंस और वाटर कहां पे? इंटेस्टीन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर इन इंटेस्टीन डज नॉट टेक प्लेस, या डज नॉट ऑकर। जो आयंस और वाटर जो लॉज इंटेस्टीन या इंटेस्टीन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, वो नहीं हो पा रहे। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये आयंस और वाटर क्या है, लॉस होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 days। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 to 5 days, 2 से 5 दिन, यानी कि आफ्टर द इन्फेक्शन 2 से 5 दिन के अंदर ही ये सिम्टम्स नमूदार हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है इसका? क्योर क्या है? इसके लिए भी वैक्सीन है।
इसके लिए भी वैक्सीन है। लेकिन जो इमीडिएटली जो ही किसी इंसान को ये इन्फेक्शन हो गया है, इमीडिएटली उसको ORS, ओरल रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, यानी कि इमीडिएटली हमें उसको क्या देना है, ORS देना है। ORS क्या होता है आपको पता ही होगा, उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट्स नॉट लाइक हम घर में कभी ग्लूकोज पानी पीते हैं, तो ग्लूकोज जो है दैट्स नॉट ए कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट। जो ORS है ये पैकेट्स में आ जाता है, इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, सब कुछ होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमें पानी के साथ मिलकर लेना है। इससे क्या होता है, देखिए जब ये ORS हम लेते हैं, इससे हमारे बॉडी का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही आयन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि पानी और आयन्स एक साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी की वीकनेस खत्म हो जाती है और हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे ब्लड का जो pH है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो बैलेंस हो जाता है। अगर हम साधारण पानी या साधारण ग्लूकोज पानी पिएंगे, उससे हमारे बॉडी के अंदर जो आयन्स और वाटर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिससे हमारा जो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो नहीं होगा। तो कंप्लीटली ORS हमें देना है इसके लिए। और हमें साथ ही में एंटीबायोटिक्स भी लेने होंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आर मस्ट। ये एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, दे विल किल द कॉजेटिव एजेंट। क्योंकि अगर आप कितना भी ORS पियोगे, खाली ORS पीने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ, क्योंकि जब आप ORS लेते हो, नो डाउट आपकी बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो कॉजेटिव एजेंट है, पैथोजन है, विब्रियो कॉलरा, वो तो इन्फेक्शन करता है। इसलिए वी हैव टू इरेडिकेट द विब्रियो कॉलरा। हमें इस विब्रियो कॉलरा को किल करना है। इसको किल करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द एंटीबायोटिक। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, वो विब्रियो कॉलरा को मार देंगे, किल करेंगे। जब इन्फेक्शन रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या स्टार्ट करेगी, एब्जॉर्ब करना आयन्स और वाटर, और जो डायरिया है, डिसेंट्री है, वो रिमूव हो जाएगा। एक चीज याद रखें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये विब्रियो कॉलरा है, राइस लाइक स्टूल, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल ही गया था, ये याद रखिए वहां पे, राइस लाइक स्टूल, यानी कि जो डायरिया होता है वो बिल्कुल उस, जो हम चावल धोते हैं ना पानी में, यानी व्हेन वी वॉश द राइस विद वाटर, वो जो पानी होता है एनिमल, तो बिल्कुल उसी के प्रकार पैटर्न पे डायरिया हो जाता है, इंसान का लॉस होता है, ये स्टूल या डायरिया होता है, लूज मोशन होती है, बिल्कुल राइस लाइक स्टूल होता है। उससे हमें पता चलता है कि ये कॉलरा है। तो इस कॉलरा में सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ये किसकी वजह होता है, और इसमें जो हम कह सकते हैं जो डिसेंट्री होती है वो बिल्कुल राइस लाइक स्टूल होती है। और इसमें ORS लेना है, ORS लेने के बाद इंसान का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है, एंड साथ ही में एंटीबायोटिक्स भी लेने हैं। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द कॉलरा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या रीड किया बेटा, पहले हमने स्टडी किया डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, फिर हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ डिजीज, जैसे हमने जेनेटिक डिजीज, उसके बाद एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड में हमने पढ़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फिर हमने देखे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल में हमने जैसे कैंसर पढ़ा, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स वो पढ़े। कम्युनिकेबल डिजीज में हमने देखा कि वो डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं, उनको हमने नाम रखा कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें हमने देखा मोड मीडियम कि क्या है मीडियम, मीडियम में सपोज मीडियम में पानी भी हो सकता है, मीडियम में आयर हो सकता है, मीडियम में कोई भी वो कॉजेटिव जिसको ये इन्फेक्शन हुआ उसकी जो यूटेंसिल्स है, बिलोंगिंग्स है, वो हो सकते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट होता है। इसके बुनियाद पे हमने कम्युनिकेबल डिजीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। जो नॉन कंटेजियस है उसमें मीडियम होता है, और जो कंटेजियस होता है वहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जैसे लेप्रोसी या एड्स या STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने रॉबर्ट कॉक के पोस्टुलेट्स पढ़े जर्म थ्योरी के लिए। उसके बाद हमने रीड किए पहले क्लासिफिकेशन बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें आज की क्लास में हमने दो बैक्टीरियल डिजीज पढ़े, एक था ब्यूबोनिक प्लेग और दूसरा विब्रियो कॉलरा। रेस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल डिजीज है ऑलमोस्ट 13 बैक्टीरियल डिजीज है, तो उस पर हमने पढ़े हैं। जो रिमेनिंग बैक्टीरियल डिजीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।